हेलो साथियों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, यानी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के। आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10th का और चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं 22 फरवरी से। कब से स्टार्ट है? 22 फरवरी से। और ये कब तक चलेंगे? तो 7 मार्च तक चलने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को हमने वैसे तो सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन इस पूरे वीडियो में, क्योंकि आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि सारे जो हेडिंग है, टॉपिक्स हैं, हम उसको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक एक पॉइंट्स को, एक एक हेडिंग को हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी आपको लगे कि ये पॉइंट या फिर इस चीज़ में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसे फिर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर का नाम तो आप समझ गए होंगे क्या है। ठीक, चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, आज कौन कौन से हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे अपना, जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं, परिचय देखेंगे कि हमने क्या इसके अंदर पढ़ना है। पूरे जो टॉपिक्स हैं उसको एक जगह पे देखेंगे। ठीक, इसके बाद है तंत्र का तंत्र क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। न्यूरॉन क्या होते हैं, ये कैसे काम करेंगे और हमारे बॉडी में इनकी क्या आवश्यकताएं हैं। जो पेड़ पौधों में हार्मोन होते हैं और उनमें वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उससे वो वृद्धि करते हैं, या उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। और गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, इसको भी समझेंगे। इसके बाद भी इसके अंदर भी बहुत सारे हेडिंग्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिसको हम डीप में समझेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट होता है हमारा इंट्रोडक्शन से। पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि आप जितनी भी गति करते हो, क्या वह गति एक वृद्धि करती है? नहीं समझे? हम समझाने की प्रयास करते हैं। गति मतलब आप चल रहे हो या बोल रहे हो या हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, या फिर कोई चीज़ आप खा रहे हो, तो क्या हर एक गति, एक बच्चा है जो झूले पे झूल रहा है, ठीक, ये हो गया, आप हो गए। ठीक, अब आप झूले पे झूल रहे हो तो किससे, क्या इससे आपकी कोई गति हो गई, यानी आपकी कोई वृद्धि हो गई? नहीं ना। तो हर एक गति वृद्धि नहीं होती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये बस हमने एक क्वेश्चन के तहत स्टार्ट किया है। धीरे धीरे करके हम अभी मेन हेडिंग पे आएंगे। ठीक, पहले आपको बेसिक समझा देते हैं कि चैप्टर बना कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से है, या फिर यह चैप्टर बनाने का एम क्या था, ये सोचा कैसे गया। ठीक, तो जितनी भी गतियाँ होती हैं वह एक वृद्धि को नहीं दर्शाती हैं, यानी हर एक गति वृद्धि नहीं होती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गतियाँ हैं जो होती तो हैं, मतलब हम गति तो करते हैं लेकिन उनसे कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो उन गतियों का नाम है, फर्स्ट है हमारा ऐच्छिक गति, या ऐच्छिक क्रिया कह लीजिए आप, एक ही मतलब है। दूसरा है हमारा अनैच्छिक क्रिया या गति कह लीजिए। थर्ड है हमारा प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक, अब ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐच्छिक क्रियाओं को एक वर्ड में अगर आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं इच्छा। ठीक, कि मेरा इच्छा है, यानी मेरी इच्छा है, हम पढ़ाना चाहते हैं तो हम पढ़ा रहे हैं। आपकी इच्छा है पढ़ने की, तब आप पढ़ रहे हो। ठीक, तो अपने इच्छानुसार जो भी कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं या फिर ऐच्छिक गति। ठीक, जैसे अगर आप चाहोगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दोगे, अगर आप चाहोगे तो इस वीडियो को लाइक कर दोगे, अगर आप चाहोगे लिखना तो आप लिखोगे, वीडियो को देखते देखते आप लिखना भी स्टार्ट कर रहोगे, अगर आप चाहोगे तो पढ़ोगे, अगर आप चाहोगे तो चलोगे। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह आती हैं ऐच्छिक गति में या फिर ऐच्छिक क्रियाओं में। इतनी बातें आई है आपको समझ में? अब इसी का जस्ट उल्टा करें कि अगर मेरा मन नहीं है, यानी मेरी इच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते हैं जो काम हो, फिर भी वह हो रहा है, तो वो आएगा हमारा अनैच्छिक क्रियाओं में। जैसे आप चाहते हैं, आप सोने जा रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं भैया
अभी जो फेफड़ों काम है, यानी श्वास अंदर ना जाए, श्वास बाहर ना आए, ठीक। या फिर आप चाह रहे हो कि जो हृदय की धड़कनें हैं वो रुक जाएं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, कितने देर से चल रही हैं, ठीक। या फिर आप चाहते हो कि हम खाना खाए हैं पर ये पचे ना, आज रातों रात हम मोटे हो जाएं, ठीक। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं। आप चाह कर भी इन ऐसी चीज़ों को आप रोक नहीं सकते हैं। ऐसी ही क्रियाओं को हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाओं। यानी एग्जाम्पल में आपका क्या 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 आएगा, जैसे हार्ट का दिल का धड़कना हो गया, ठीक। या फिर फेफड़ों का जो क्रियाएं होती है, श्वास को अंदर लेना बाहर लेना, ठीक। इसके बाद हो गया आपका पाचन। ये सब क्रियाएं कैसी होती हैं, अनैच्छिक, यानी हम नहीं चाहते हैं फिर भी ये चल रही हैं। दोनों बातें आपको समझ में आई। ऐच्छिक गति का मतलब होता है इच्छा के अनुसार, अनैच्छिक का मतलब होता है बिना इच्छा के, ठीक। हम नहीं चाहते हैं फिर भी वह हो रही हैं। अब बात आती है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं। दो तो आपको समझ में आ गई। प्रतिवर्ती क्या होता है? प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि किसी के प्रति हमारा दिया गया रिएक्शन, ठीक। यहाँ पे लिखा है ना प्रतिवर्ती। कोई भी एक चीज़ थी, उसके प्रति हमने क्या रिएक्शन दिया। जैसे मान लो आप रोड क्रॉस कर रहे थे, एक बैक से कोई वैन आ गई या फिर कोई भी बाईसाइकिल आ गई, तो आप तुरंत पीछे हट जाते हो, ठीक। ये अचानक से जो क्रियाएं हो जाती हैं या अचानक से आप जो रिएक्शन देते हो, प्रतिक्रिया देते हो सडनली, ठीक। अचानक से जो चीज़ें आप करते हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक। जैसे आप गर्म चीज़ पे हाथ आपकी मम्मी ने बोला पानी, अब ठंडी का टाइम आ गया है, तो मम्मी बोलेंगी पानी गरम गरम है, ले जाके नहा लो इससे, ठीक। और तुम ध्यान नहीं दिए, तुम बाल्टी को हाथ से पकड़ ली और वो क्या था, जल रहा था, तो आप तुरंत क्या करोगे, हाथ हटा लोगे ना। क्या करोगे, वहाँ से अपने हाथ को हटा लोगे कि रखे रहोगे? नहीं, हम तो भाई जो भी हैं हम नहीं हटाएंगे, हमको जलन नहीं होती है, ठीक। तो आप क्या करोगे, हाथ को हटा लोगे। तो ऐसी ही क्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। फिर से एक बार सुन लीजिए। ऐच्छिक क्रियाएं उसे कहते हैं जो इच्छा के अनुसार हो। अनैच्छिक क्रियाएं उसे कहते हैं जो हमारी इच्छा के बिना भी काम करती हों। प्रतिवर्ती क्रियाएं का मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्रति आपका क्या रिएक्शन था, ठीक। वैन के सामने से आपका तुरंत का हट जाना, कोई भी गर्म चीज़ पे हाथ रखते अपने हाथ को हटा लेना, सुई चुभते ही तुरंत वहाँ से हाथ को हटा लेना, ये सब क्या होती हैं, ये सब हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब इन सबको काम करने के लिए कुछ सेंस ऑर्गन भी होते हैं जिसको हम देखेंगे, पर अभी हम समझेंगे। अभी दो आपकी टॉपिक और हैं, दो टॉपिक नहीं, दो हेडिंग्स हैं जिन्हें आपको समझना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब आपको समझना है कि उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है, क्योंकि इसके बिना समझे आप आगे के चैप्टर्स नहीं समझने वाले हैं, ठीक। और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं। पहले आप समझिए कि उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। हम आपको एक कहानी के माध्यम से इसे समझाएंगे, ठीक। और आपको ज़्यादा डिप्रेशन में जाके पढ़ाई नहीं करनी, मस्त फुल एंजॉय करके पढ़ाई करिए, लेकिन हाँ पढ़िए, ठीक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए हैं और आपको अच्छे नंबर्स भी लाने हैं। अब उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होता है, देखिए। ये है हमारे सूर्य भगवान। अब इनको कैसे बनाया जाए, सूर्य भगवान को सपोज कीजिए ये हैं सूर्य भगवान, ठीक, जल रहे हैं। अब किससे जल रहे हैं वो नहीं पता, पर अभी जल रहे हैं, ठीक। ये हो गए सूर्य भगवान। अब आपने सोचा कि हम आज सूर्य भगवान को बहुत अच्छे से देखेंगे कितने अच्छे लगते हैं, ठीक। आपने आंखें उठाई और सूर्य भगवान की तरफ देखना स्टार्ट किया। जैसे ही आपने सूर्य भगवान की तरफ आंखें उठाई, आपका तुरंत पलक क्या हो गया, झपक गया, यानी क्या हो गया, आपकी आंखें बंद हो गई। तो ये क्या था, ये एक क्रियाएं ही थी, एक रिएक्शन था, एक आपका प्रतिक्रिया ही था। लेकिन इसमें उद्दीपन कौन है और अनुक्रिया क्या है, ठीक। प्रतिवर्ती क्रियाओं के ही अंदर दोनों चीज़ आएंगी, उद्दीपन और अनुक्रिया। लेकिन हम क्या थे और सूर्य भगवान क्या थे, ठीक। तो जो सूर्य है ये है उद्दीपन, सूर्य क्या है, उद्दीपन। और हमने कैसा क्रिया किया या आपने क्या क्रिया किया, आप हो गए अनुक्रिया, ठीक। जैसे आपने अनुपमा सुना होगा सीरियल में, ठीक। तो आप क्या हो गए, अनुपमा, अनुक्रिया हो गए, और सूर्य भगवान क्या हो गए, वो उद्दीपन हो गए। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक। जैसे हमने बोला कि ये गरम, मान लो जी गरम बाउल है, इसमें गरम पानी भरा हुआ है और आपका हाथ यहाँ पे रखा गया है, ठीक। आपका हाथ यहाँ पर है। तो इसमें आपको बताना है कि उद्दीपन कौन होगा और अनुक्रिया कौन होगा। तो आपको सिंपल से चीज़ें कहनी है कि जो आप जो काम करोगे, आप जिस पे प्रतिक्रिया, अब आप हाथ कौन हटाएगा या पीछे कौन हटेगा, क्रिया कौन करेगा, तो वो हाथ करेगा ना, यानी आप करोगे। तो आप किस में जाओगे, अनुक्रिया में जाओगे। और जो कांस्टेंट बना हुआ है, न सूर्य भगवान हटने वाले हैं, ना ये गर्म पानी का बॉक्स हटने वाला है, ठीक।
तो ये सब क्या हो गए, ये हो गया उद्दीपन। तो यहाँ पे गर्म पानी का जो ये कुछ भी कह लीजिए बर्तन था वो हो गया, और यहाँ पे सूर्यभवन क्या हो गए, उद्दीपन हो गए, और हम आप क्या हो गए, अनुक्रिया हो गए। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब आप एबल हो, यानी अब आप पढ़ने के योग्य हो गए उस चैप्टर के। ठीक, स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता क्या है, या आप इसे हिंदी में कहते हो तंत्रिका तंत्र। ठीक, क्या कहेंगे आप इसे, तंत्रिका तंत्र। ठीक, अब तंत्रिका तंत्र होता क्या है और इसके कार्य क्या हैं, तो हम पहले कार्य को समझ लेते हैं, फिर क्योंकि हम फिगर लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत सारे, तो उसमें हम आपको बताएंगे तंत्रिका तंत्र कैसे कैसे बिछी होती हैं या फिर कैसे बनी होती हैं। ठीक, अभी आपको बस समझना है कि तंत्रिका तंत्र कार्य क्या करता है। तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है कि जितने भी आवेग, आवेग का मतलब है एक तरह समझ लीजिए यहाँ पे सिग्नल, ठीक, तो उनका संचरण करना। जैसे हम, ये आपका हाथ है, ठीक, ये आपका हाथ हो गया, और हमने यहाँ पे ये सुई आपको चुभो दी। ठीक, हमने आपको सुई लगा दी, या तो फिर आपको डॉक्टर सुई लगाता है, तो जो सुई लगता है, ठीक, और वो घूमते फिरते आपको कहाँ पहुँचता है, वो मस्तिष्क तक पहुँचता है। तो उसी संचरण को, यानी वहाँ तक पहुँचाने को, आपके हाथ में सुई लगी यहाँ से और आपके बॉडी के ऊपर यानी ब्रेन तक पहुँचा। ये बात कहाँ पहुँची, ब्रेन तक पहुँची। कैसे पहुँची, कोई ना कोई मीडिएटर रहा होगा, कोई ना कोई माध्यम रहा होगा। ठीक, वो क्या है, वो है तंत्रिका तंत्र। ठीक, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आप हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं, तो हम एक तरह से ये फ़ोन क्या हो गया या ये वीडियो क्या हो गया, यह वीडियो एक तंत्रिका तंत्र हो गया। ठीक, ये मेरा एक फ़ोन हो गया, फिर आपके एक फ़ोन से जुड़ा हुआ है तो आप वहाँ पे पढ़ रहे होगे। तो ऐसे ही एक तंत्रिका तंत्र नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत सारे तंत्रिका तंत्र होती हैं, और एक से दूसरी जुड़ी है, दूसरी से तीसरी जुड़ी है, ऐसे ऐसे करके वह जितने किसी भी अंग में अगर आपको कोई भी चीज़ें चुभती हैं या फिर जल रही है, तो वह तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही आपके मस्तिष्क तक पहुँचाई जाती है, तब आप जाकर उस पर कोई प्रतिक्रिया देते हो। फिर से समझिए, जब भी कोई चीज़, जैसे आपको सुई लगी हाथ में, ठीक, और वह उसका जो मीडिएटर था ब्रेन तक पहुंचाने का, मीडिएटर कौन था, वो था तंत्रिका तंत्र, तो उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब होता है मानव तंत्रिका तंत्र के भाग कितने होते हैं। अब इसमें आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे होता है आपका, एक होता है CNS, एक होता है आपका यानी सेंट्रल न्यूरस सिस्टम, एक होता है आपका PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, लेकिन वैसे ही आप नॉर्मल जानते रहिए, थोड़ा बहुत फिगर समझाते हैं आपको। ठीक, 1 सेकेंड, ये रहा, ये रहा, ठीक, ये रहा। तो ये आपका पूरा जो यहाँ पे आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक, ये जो पूरा बिछा हुआ है, पूरा मस्तिष्क से जा रहा है, ये पूरा नर्वस सिस्टम है। पूरा का पूरा क्या है, यानी यहाँ से पहुँचाने तक, यहाँ से लेके ये पूरा क्या बिछा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है। इस जाल में आप फंस गए हैं, और यह जाल का नाम क्या है, नर्वस सिस्टम है, और यह जाल आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक, तो इस नर्वस सिस्टम में आपको 2 प्रकार मिलेंगे, एक आपको मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आपको मिलेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, और आप देख रहे हैं ये आपका दिमाग है छोटू सा, और ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये है स्पाइनल कॉर्ड, या आप इसे हिंदी भाषा में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये जो लंबी सी छड़ी है, रीढ़ की हड्डी है, और ब्रेन, ये दोनों मिलकर एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल यानी आप इसे हिंदी में कह सकते हो परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहोगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, और इसे क्या कहोगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो केंद्रीय समझ में आया, केंद्र में क्या 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 मेन है एकदम। तो मेन वाला पार्ट हमारा हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरुरज्जु या मेरुदंड कह लो आप, ठीक, या रीढ़ की हड्डी। और इसके बाद जो ये पूरा जाल की तरह बिछा हुआ है, पूरे शरीर की बॉडी तक पहुंचा हुआ है, एक एक भाग तक, ये क्या है, ये पूरा पेरिफेरल है। ये क्या है, पेरिफेरल यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इसको हम और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको जस्ट इसके पीछे ले जाना चाह रहे हैं। वेट अ सेकेंड। ठीक,
ये रहा आपका नर्वस सिस्टम हो गया, ये आपका न्यूरॉन हो गया। ठीक, अब हम आते हैं अपने यहाँ पे नर्वस सिस्टम पे। ठीक, तो यहाँ पे मानव तंत्रिका तंत्र में आपने क्या क्या देखा था? दिमाग देखा था यानी ब्रेन देखा था, फिर आपने स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड देखा था और तंत्रिकाएं जो बिछी हुई हैं। ठीक, अब ब्रेन जो होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा फोर ब्रेन यानी आप इसे कहते हो प्रमस्तिष्क, एक होता है आपका मिड ब्रेन जिसे आप कहते हो मध्य मस्तिष्क, और एक है हिंड ब्रेन जिसे आप कहते हो पश्च मस्तिष्क। अब इसको आइए फिगर समझते हैं। ठीक, ये रहा, तो ये हो गया आपका फोर ब्रेन। ये क्या हो गया? फोर ब्रेन, यानी जो आगे वाला मस्तिष्क होता है वो क्या हो गया? फोर ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन में क्या क्या आएगा? ये सब पूरा, ये सब जो पार्ट है वो किस में आ जाएंगे? मिड ब्रेन में आ जाएंगे। और पीछे जो ये आपका बैगनी कलर का आपको दिख रहा है ये क्या हो गया? हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। ठीक, तो मस्तिष्क कुल कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क में आप बोलोगे 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और ये सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, सबसे बड़ा भाग कौन होता है? प्रमस्तिष्क होता है। इसके बाद हमारा आता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इसके बाद हमारा आता है पश्च मस्तिष्क। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपकी हो गई मस्तिष्क के बारे में, लेकिन अगर आपको इसको और डीप में पढ़ना है तो इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक, जहाँ पे आपको मस्तिष्क के बारे में पूरा बताया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा ना पढ़कर हम तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मेरुदंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया, दूसरा भाग क्या था? मेरुदंड। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो CNS था यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो था वह 2 पार्ट से मिलकर बना था। एक तो मेरुदंड हो गया, एक क्या था हमारा? ब्रेन यानी मस्तिष्क था। ठीक, अब मेरुदंड क्या होता है? इसका ऊपरी सिरा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अभी हमने बताया फिगर में आपको, ऊपर वाला सिरा कहाँ था? ये आपका मस्तिष्क हो गया। ठीक, और यहाँ से एक लंबी नली की तरह निकली थी। ठीक, यानी रीढ़ की हड्डी थी। तो ऊपरी सिरा क्या है? ऊपरी सिरा यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और बोल रहा है कि यह तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी अंगों से जुड़ता है। यानी तंत्रिकाएं क्या करती हैं? इसी पे आके जुड़ती हैं। सारी तंत्रिकाएं किससे जुड़ी हुई थी? मेरुदंड से तो जुड़ी हुई थी। ठीक, इसके बाद बोल रहा है और संवेदी अंगों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यही तो पहले बताए कि यहाँ पे सुई लगेगी तो यहाँ तंत्रिका तंत्र छोटी 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 होकर कहाँ जाएंगी? मेरुदंड के पास जाएंगी। मेरुदंड से होते हुए कहाँ पहुँचेंगी? मस्तिष्क के पास। और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है कौन? मेरुदंड। आपको कब क्या करना है कौन डिसाइड करेगा? मेरुदंड करने वाला है कि भैया पढ़ लो, एग्जाम आने वाले हैं, नहीं पढ़ोगे तो फिर नंबर कम हो जाएंगे। फिर तो मेरुदंड नहीं, फिर पापा डिसाइड करेंगे कि आपके शरीर के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आता है तंत्रिकाएं क्या हैं? तो नसें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को शरीर के सभी हिस्सों से जोड़ती। नसें जो होती हैं जो पतली पतली, वो क्या करती हैं कि शरीर के सभी हिस्सों को, चाहे वो हाथ के नाखून हो गया, पैर के नाखून से लेकर सभी भागों को कहाँ किससे जोड़ती हैं? रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क से जोड़ देती। ये हमारा मस्तिष्क हो गया, ये हमारे रीढ़ की हड्डी हो गया। तो नसें क्या कर रही हैं? सबको जोड़ रही हैं। ठीक, क्या बताने के लिए? कि पढ़ लो। इसका बोल रहा है हमारे शरीर में 3 प्रकार की नसें होती हैं। एक होता है कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तो आप नाम कपाल सुन के रख लो ना आप, खोपड़ी या फिर कपाल। ठीक, तो आपको लग रहा होगा मस्तिष्क से रिलेटेड है, हाँ तो वही है। इसके बाद है रीढ़ की हड्डी, आप जानते हैं। फिर आंत संबंधी तंत्रिकाएं, इसको एक एक करके हम समझते हैं। ठीक, ज़्यादा स्पीड में लगे तो बता दीजिएगा, थोड़ा स्पीड धीरे कर लिया जाएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स है और चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसी वजह से जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, तो अब हो गया हमारा कपाल तंत्रिकाएं क्या होती हैं? तो सिर के सभी हिस्सों को मस्तिष्क से जोड़ती हैं। ठीक, यानी ऐसी नसें जो शरीर की जितनी भी पार्ट्स हैं उनको जोड़ने का काम करती हैं, वो कपाल तंत्रिकाएं हैं। कपाल मतलब खोपड़ी। ठीक, खोपड़ी मतलब खोपड़ी नहीं, मतलब कपाल यानी सिर का जो भी हिस्सा होता है उसको मस्तिष्क से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो कपाल तंत्रिकाएं करेंगी, यानी कपाल नसें करेंगी। इसके बाद में आता है रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी आप खुद सोच के बताओ, हमने क्या बताया आपको? रीढ़ की हड्डी किसको जोड़ेंगी? रीढ़ की हड्डियाँ जोड़ती हैं शरीर के सभी हिस्सों को। ठीक, हाथ, ये आपका हाथ हो गया दोनों तरफ, ये पैर हो गए। ठीक, तो इन सब चीज़ों को कौन जोड़ रहा है? ये आपका जोड़ रहा है रीढ़ की हड्डी। ठीक, इसके बाद है आंत संबंधी तंत्रिकाएं, यानी रीढ़ की हड्डी को आंतरिक अंगों से जोड़ती हैं।
जो रीढ़ की हड्डी है उससे, क्योंकि आंतरिक जो अंग होते हैं ये तो बाह्य का था, तो उनको जोड़ने का काम कौन करती हैं, तो आज संबंधी तंत्रिकाएं करती हैं। ठीक, तो तंत्रिकाएं कितने प्रकार की, मतलब नसें यहाँ पे वो कितनी प्रकार की, तो 3 प्रकार की। एक हो गया आपका कपाल तंत्रिकाएं जो सिर के सभी हिस्सों को जोड़ेंगी। दूसरा होता है रीढ़ की हड्डियाँ जो शरीर के सभी भागों को जोड़ती हैं। ठीक, इसका बाद आंत संबंधी तंत्रिकाएं जो आंतरिक अंगों को जोड़ने का कार्य करती हैं। इसके बाद हमारा नया हेडिंग है न्यूरॉन क्या होता है। ठीक, तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। पहला पॉइंट आपको यहीं पे याद कर लेना है। ठीक, कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र आप जब बात करते हो तो पूरा सिस्टम है। ठीक, जैसे आप अगर आपको तंत्र समझ में नहीं आया तो हम समझाते हैं। जैसे आप एक नाम लेते हो गंगा नदी, और ये एग्जाम्पल ने बहुत बार बच्चों को समझाया है। ठीक, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है गंगा नदी तंत्र। ठीक, तो अगर आप बस गंगा नदी बोल रहे हो दैट मीन्स कि आप बस एक सिंगल नदी की बात कर रहे हो। ठीक, हाँ गंगा नदी है, बहुत पवित्र नदी है। ठीक, आपको यहाँ पे घूम के आना है, तो बस आप सिंगल नदी की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप बोलोगे गंगा नदी तंत्र, तब ये गंगा नदी नहीं रह जाएंगी। तब इस गंगा नदी का मतलब हो गया कि ये गंगा नदी हैं, इसके बाद इसमें यमुना, फिर अलकनंदा, कावेरी, जो भी हैं जितनी भी नदियां हैं सब आके कहाँ मिल रही हैं, एक जगह पे मिल रही हैं। इसे हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र। और अगर हम इसमें एक को उठा लें तो वह उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाएगी। नहीं समझ में है, फिर सुनिए। अगर आप बस एक नदी की बात करेंगे, गंगा नदी बोलेंगे, तो वह एक सिंगल नदी होगी बस, उससे और भी कोई नदी नहीं जुड़ेगी। लेकिन अगर आप गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे तो गंगा नदी में जितनी भी नदियां आकर जुड़ती हैं वो गंगा नदी तंत्र हो गई। और यह तंत्र में बहुत सारी नदियां होंगी, उसमें से आप कोई भी एक नदी को लोगे तो वह उसका क्या हो जाएगा, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र एक बहुत बड़ी बात है। अब उसमें एक छोटे से अगर चीज़ को आप निकालोगे तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो वो हो गई न्यूरॉन। ठीक, यानी तंत्रिका तंत्र किससे मिलके बना हुआ है, तो तंत्रिका तंत्र बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बना होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। तंत्रिका तंत्र किससे मिलके बना होता है, तंत्रिका तंत्र बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बना होता है। ठीक, इसके बाद है जो हमारा न्यूरॉन होता है, जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये न्यूरॉन का फिगर होता है। ठीक, अब यह न्यूरॉन कितने भाग से मिलके बना है, कितने भाग होते हैं इसके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको 3 भागों से मिलके बना होगा। ठीक, एक हो गया हमारा डेंड्राइट्स। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो इसे कहते हैं द्रुमिका। क्या कहोगे, द्रुमिका। अभी हम इसके सभी भागों को भी समझेंगे, मतलब द्रुमिका कार्य क्या होता है या फिर कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे पहुंचाता है चीज़ों को। अभी बस हम आपको नाम समझा रहे हैं, इसके भाग को समझा रहे हैं, तो कॉम डाउन होके आराम से समझिए। ठीक, तो हमने पहले भाग का नाम क्या बताया, डेंड्राइट्स बताया, और इसमें क्या बोला कि यह द्रुमिका होती है। डेंड्राइट्स को ही द्रुमिका कहते हैं। इसके बाद हमने बोला कि आपका जो भाग होता है इसके बाद क्या है, साइटोन है, सोमा है, या फिर सेल बॉडी। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो ये पूरा चीज़ भरा हुआ है, ठीक, ये बीच वाला केंद्रक हो गया। बीच वाला क्या है, केंद्रक है। लेकिन केंद्रक के बाहर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो अंदर भरा हुआ है, ठीक, ये वाला पार्ट जो है इसे हम कहते हैं साइटोन कह लीजिए, सोमा कह लीजिए, सेल बॉडी, या फिर कोशिकाएं कह लीजिए। क्या कहेंगे, कोशिकाएं। ठीक, जैसे आप कोशिका में नहीं कहते थे कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, तो ऐसे यहाँ पे भी जितनी चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं आप उन्हें क्या कहते हो, कोशिकाएं कहते हो। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सॉन की। तो एक्सॉन क्या है, एक्सॉन ये वाला भाग है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक, तो न्यूरॉन कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन बना है 3 पार्ट से, द्रुमिका हो गया, कोशिकाकाय हो गया, और एक्सॉन हो गया। फिर से देख लें, ये द्रुमिका ये वाला भाग हो गया, इसके बाद इसमें जो भरा है ये क्या हो गया, कोशिकाएं हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। तो 3 पार्ट्स हो गए। अब हम समझेंगे जो हमारा ये डेंड्राइट्स है यानी द्रुमिका है, इसका कार्य क्या है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको कि इसका काम बस ग्रहण करना, बस लेगा, लेकर आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। हम बोल रहे हैं कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका द्रुमिका होता है बस ये चीज़ों को लेगा, लेकर कहेगा भैया तुम इसको आगे खिसका दो,
ठीक, बस इतना काम। तो द्रुमिका काम होता है, ये पतली पतली नसें जो आपको दिख रही हैं ये, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब द्रुमिका है। ठीक, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ग्रहण करना। अब क्या ग्रहण ग्रहण करेगा, क्या ये रायता ग्रहण करेगा या फिर क्या चीज़ें ग्रहण करने वाला है। ठीक, तो ये किसको ग्रहण करता है, संकेत को या फिर सिग्नल्स को। किसको ग्रहण करेगा, सिग्नल्स को या फिर संकेत को। जैसे बताएगा, जैसे हम तुमको ईचाटा खींच के मार दिए तो ये फटाक सिग्नल को लेके जाएगा, तुरंत लेगा, फॉरवर्ड कर देगा कि जल्दी जल्दी पहुंचाओ कि मैम ने झापड़ मारा है। ठीक है, तो ये बस सिग्नल्स को ग्रहण करेगा। ठीक, तो ये हो गया एक तरह से ग्रहण करने वाला, जिसे आप द्रुमिका कहते हो। और इसके बाद क्या करेगा, इसको कह देगा फॉरवर्ड। कहाँ फॉरवर्ड करेगा, अब तुम बाई जाओ कोशिकाएं के पास। ठीक, अब कहाँ पहुँचा, कोशिकाएं के पास। अब कोशिकाएं के पास जाके क्या करेगा, कहेगा भाई अब तंत्रिकाक्ष के पास जाओ। तंत्रिकाक्ष यानी ये पूरा जो एक्सॉन वाला पार्ट है, ठीक, एक्सॉन को ही हम लोग तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे जाएगा। इसके बाद तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा होता है, यानी ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये से कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है नर्व एंडिंग, यानी तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। ठीक, तो ये हो गया आपका, यहाँ तक पहुँचा। कहाँ पहुँचा, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे तक पहुँच गया। पहले कहाँ गया, पहले यह गया द्रुमिका के पास। द्रुमिका के बाद कहाँ गया, द्रुमिका के बाद से ये गया, द्रुमिका के बाद से यह जाएगा तंत्रिकाक्ष में। तंत्रिकाक्ष के बाद कहाँ गया, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरा में। ठीक, अगर हम इस फिगर को फिर से ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आने वाला है। ये रहा, हमने बोला हम शॉर्टकट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक, पहले कहाँ गया, द्रुमिका के पास गया। किस लिए गया, बस ग्रहण करेगी, ग्रहण करने के लिए। द्रुमिका ने ग्रहण किया, आगे फॉरवर्ड किया, किसको किया, तंत्रिकाक्ष को या फिर एक्सॉन को किया। दोनों एक ही वर्ड हैं। तंत्रिकाक्ष को करने के बाद कहेगा भाई अब कहाँ भेजें, तो अब भेजेगा तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे के पास। ठीक, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे के पास भेज देगा। तो क्या यहीं रुक जाएगा ये भी, क्या मस्तिष्क यहीं बैठा हुआ है, यहाँ ब्रेन है, नहीं। अब इसको आगे फॉरवर्ड कैसे करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि तंत्रिका तंत्र जो होता है बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बना होता है। तो मान लीजिए ये द्रुमिका रही, ठीक, ये द्रुमिका, ठीक, ये आपका कोशिकाएं हो गया। अब इस द्रुमिका के बाद ये आपका अटैच था, ये आपका एक्सॉन हो गया, यहाँ पहुँचा। एक्सॉन के बाद के जाने के बाद यह पहुँचा तंत्रिका के अंतिम सिरे के पास। अब तंत्रिका का अंतिम सिरा जहाँ ख़त्म होगा, ध्यान से सुनते रहिए, तंत्रिका का जहाँ अंतिम सिरा ख़त्म होगा वहीं से फिर एक द्रुमिका स्टार्ट होगी। वहीं से फिर क्या स्टार्ट होगी, एक द्रुमिका स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से फिर द्रुमिकाएं इससे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पे एक कोशिकाएं बनेगा, ठीक, फिर यहाँ पे एक एक्सॉन बना यानी तंत्रिकाक्ष बना। फिर यहाँ पे क्या बना, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। अब फिर नया एक ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक द्रुमिका ऐड होगा। ऐसे ऐसे करके शरीर के सभी भागों तक बहुत सारे न्यूरॉन जो होते हैं वो फैले होते हैं, जो सूचनाओं को, संकेतों को, सिग्नल्स को एक स्थान से ब्रेन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यह उम्मीद करते हैं हम, ठीक है। और आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है जो हम आपको यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, और आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है, ठीक, अगर आपको ये सब स्क्रीनशॉट लेना होता है तो ले लिया कीजिए, ठीक, या फिर कॉपी में लिखना है तो लिख लिया कीजिए। अब जहाँ पे तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा खत्म हुआ, मान लीजिए यहाँ खत्म हुआ और दूसरा वाला यहाँ से ऐड हुआ, दूसरा वाला यहाँ पे ये ऐड हुआ, ये कोशिकाएं, ठीक, तो इन दोनों के बीच में, यानी तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, अंतिम जहाँ पे ख़त्म हुआ और द्रुमिका जहाँ पे स्टार्ट हुई, द्रुमिका जहाँ से स्टार्ट हुई, उन दोनों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, तो उन दोनों के बीच के भाग को हम कहते हैं सिनेप्सिस। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस, ठीक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैं भी क्या पता कि एग्ज़ाम से मेरा ही वाला क्वेश्चन पूछ ले, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा और द्रुमिका का पहला सिरा, यानी द्रुमिका जहाँ से स्टार्ट होती है, उन दोनों के बीच में जो प्लेस होते हैं, जो खाली स्थान होता है, जो जगह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस, ठीक। जैसे अब यहाँ पे एक, अगर हमको यहाँ पे एक द्रुमिका ऐड करना हो इधर, तो इधर बीच के खाली स्थान को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिनेप्सिस, ठीक। अब हमारा आएगा ये मेन टॉपिक, ठीक। अभी तक तो हम मतलब पढ़ तो हम रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब जहाँ से पूरा
बाहुबली वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो ये रहा, नर्वस सिस्टम, जहाँ पे हमने आपको इतना बता दिया था कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया जिसमें ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, या आपका पेरिफेरल सिस्टम हो गया जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। ठीक, अब इसमें कुछ ऐसे चीज़ों को हम पढ़ेंगे जैसे सेंस ऑर्गन जो काम करते हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप का आप रिएक्शन करते हो वो कैसे करते हो, क्यों करते हो, उसको हमको देखना है। तो फिगर आपको ये समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। ये रहा हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और किसे किसे मिलकर बना होता है, तो हमने बता दिया मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है। अब इसके विभिन्न कार्य भी होते हैं। ठीक, जैसे सेरिब्रम का काम क्या होता है, मस्तिष्क में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक, आप घबराइएगा मत, पर अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे फिर भी आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस ये इसलिए क्योंकि कभी कभी बड़े क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं 5 नंबर के या फिर से भी ज़्यादा, तो आपको वहाँ पे लिखने में आसानी हो, आपके पास कंटेंट हो। ठीक है, तो आप जब मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सेरिब्रम। ठीक, सेरिब्रम का काम क्या होता है, स्मृति, जैसे हम पढ़ा पा रहे हैं आपको। ठीक, तो हमको ये चीज़ें याद कैसी हैं। ठीक, या आप किसी को पहचान पा रहे हो, या आप लेक्चर याद करके गए हो और आपको टीचर ने आपसे पूछ लिया कि चलो बेटा खड़े हो जाओ, बताओ क्या क्या याद करके आया था, तो वो चीज़ें कैसे रिमाइंड होती हैं आपको, या फिर कैसे याद आता है आपको, तो वो चीज़ें कौन करता है, वो सेरिब्रम करता है। कौन करेगा, सेरिब्रम। ठीक, दूसरा आता है सेरिबेलम। ठीक, आपको याद करने का अगर ट्रिक यहाँ से कर दिया जाए तो ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बम। ठीक है, बॉम्ब। ठीक, तो अब बॉम्ब कहाँ लगा था, कैसे, अब जैसे आपने मूवी में देखा होगा, पिक्चर उच्चर में, ठीक, बॉम्ब कहाँ पे लगा, इंसान सोचता है कि इस इंसान ने ये बोला था या इस विलन ने ये चीज़ बोला था, तो आप वहीं जाकर ढूंढते हो। ठीक, तो सेरिब्रम यानी आपकी स्मृति, आपके जो दृश्य हैं, आपके जो इमेजिनेशन है, या फिर आप जो सोचते हो, भावनाएं जो हैं, वो कहाँ पे रहती, वो कौन करता है, सेरिब्रम करता है। ठीक, और ये उसी के लिए जिम्मेदार भी है, यानी रिस्पॉन्सिबल भी है। अब सेरिबेलम को आप कैसे याद करोगे, सेरिबेलम को आप याद कर सकते हो, लास्ट में बेलम है ना, तो यहाँ से आप बेलन या फिर बैलेंस भी याद कर सकते हो। ठीक, 2 वर्ड याद कर सकते हो, आप बैलेंस ही लीजिए। ठीक, तो आपको सोचना है। ठीक, तो आप जब भी चलते हो तो अगर आपने सपोज कीजिए, सीरियसली मत लीजिएगा, बस एज ए इमेजिनेशन, कि कभी आपने उस इंसान को देखा जो कभी ड्रिंक किया हो। ठीक, मान लो इसने ड्रिंक करके आया है। ठीक, अब इसको चलने के लिए बोला जाए तो एक सीधा सीधा चलेगा नहीं, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, यानी ये घूमते टहलते एकदम एग्जैक्ट जैसे चलता है बिना ड्रिंक किए हुए, वो वैसे चलेगा नहीं। तो बस ये ट्रिक है समझने के लिए। तो आपके गतिविधियों का, यानी आपके चलने का या आपके संतुलन बनाने की जो क्रिया होती है, बैलेंसिंग जो करने की जो प्रक्रिया होती है, वो कौन मेंटेन करता है, वो सेरिबेलम करता है। ठीक, यानी सेरिबेलम ही उसको नियंत्रित करना है कि नहीं भाई सीधे चलो, ठीक, गिरो पड़ो मत, एकदम आराम से चलो, तो वो सेरिबेलम करता है। तो आपको हमने 2 चीज़ बताई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्योंकि मस्तिष्क आता है इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि मस्तिष्क में आपने पहले पढ़ा 3 भाग होते हैं। एक आपने पढ़ा था फोर ब्रेन यानी प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और क्या पढ़ा था आपने, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, तो वहीं पे आपको पढ़ना है सेरिब्रेलम हो गया, एक सेरिबेलम हो गया। सेरिब्रम मतलब भावनाओं को, दृश्य को, या फिर कोई भी चीज़ों को याद करने की क्षमता। उसके बाद सेरिबेलम क्या मतलब उसको नियंत्रित करता है, सेरिब्रम करता है। और आपकी गतिविधियों को कौन बैलेंस करता है, तो वो सेरिबेलम करता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब भी आप कभी गलत दिशा में जाते हो, मम्मी बोली पढ़ने के लिए, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो मम्मी किसका यूज करती हैं, बेलन का। किसका यूज करेंगी, बेलन का। तो ले बेलन, तो दिमाग काम करना सही कर देता है, मतलब दिमाग सही से काम करने लगता है, तुरंत बैठ जाते हो पढ़ने, नहीं नहीं भाई अब हम संतुलित है, एकदम हम सही चल रहे हैं, ठीक, नियंत्रित में है। तो आपको नियंत्रित करने के लिए जो बेलन का उपयोग किया गया है वो सेरिबेलम है। बात समझ में आई, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे मिडलो ऑब्लंगेटा, या जैसे अभी हमने पिछला इसीलिए आपको बता दिया था कि जितनी भी अनैच्छिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे आप दिल का धड़कना हो गया, उल्टी हो गई, छींक, क्या आप चाहते हो कि हमको उल्टी हो, क्या आप चाहते हो हम छींक दें, 4-5 लोग बैठे रहे छींक दें, ठीक, बेइज्जती हो जाए, नहीं चाहते ना, जम्हाई लेना कि भाई क्लास में बैठे हो फ्रंट बेंच पे, ठीक, और यहाँ टीचर खड़ी हैं और यहाँ तुम बैठे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, और टीचर तुमको देख रही हैं कि लड़का पढ़ रहा है नहीं, और तुम एक लंबी सी जम्हाई लेकर उठो, अब तो जाग गए,
चाहते हो? नहीं, 2 थप्पड़ मिलेंगे, नहीं चाहोगे। ठीक, तो सांस लेना या फिर ब्लड प्रेशर का, तो इन सबको जो नियंत्रित करता है वो कौन है? वो है मिडला ऑब्लंगेटा। कौन है? मिडला ऑब्लंगेटा। यानी सभी अनैच्छिक गतिविधियों को जो हम नहीं चाहते हो फिर भी हो रही हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको मिडला ऑब्लंगेटा कर रहा है। हम फिर से आपको एक बार सभी चीज़ों को एक जगह पे बता दे रहे हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। हमने एक आपको बताया था सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम क्या है? ब्रह्म, याद कर लीजिए। बॉम्ब, बॉम्ब कहाँ लगा हुआ है? तो आप जब भी किसी चीज़ को याद करने की, यानी याद वाली चीज़ करने की कोशिश करते हो, ठीक, तो वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। दूसरा हमने आपको बताया सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? बेलन पड़ेगा। बेलन क्यों पड़ा? क्योंकि आपका बैलेंस जो था वो बिगड़ रहा था। ठीक, कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, उसको मेंटेन करने के लिए। थर्ड हमने आपको बताया मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या बताया? मेडुला ऑब्लंगेटा। अब यह क्या करेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा कहेगा कि बेटा जितनी भी चीज़ें तुम नहीं चाहते हो, ठीक, जितनी भी चीज़ें तुम्हारी इच्छा नहीं है या तुम नहीं चाहते हो, उनको कंट्रोल कौन करेगा? तो उनको कंट्रोल करेंगे हम। और हम कौन है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये कुल 3 चीज़ें थी जो आपको शॉर्ट में बता दी गई हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसे आप पीएनएस के शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस भी कहते हो। तो और अगर आपके कितने मिनट हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं 36 मिनट और आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सेव कर लीजिए कि एक बार और आप इस वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जो ऑप्शन दे के आते हैं, वैसे भी क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाओगे। ठीक, तो डू लाइक। इसके बाद है स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। परिधि तंत्रिका तंत्र या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसें परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक, मस्तिष्क और ये रीढ़ की हड्डी, तो इनसे जो नसें निकल रही हैं वो किसका निर्माण करती हैं? वो निर्माण करती हैं परिधि तंत्रिका तंत्र की। ठीक, अब इसमें क्या क्या है? स्वायत्त तंत्रिका बनाते जो जैसे श्वसन, हृदय गति, रक्तचापन, पाचन आदि सभी को नियंत्रित करने वाली ये सब ग्रंथियाँ हैं। वैसे भी परिधि तंत्रिका तंत्र, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डी से जो भी नसें निकलती हैं, जो फैल जाती हैं पूरे बॉडी में, वो कौन सी नसें होती हैं? परिधि तंत्रिका तंत्र होती हैं। ठीक, अब आपको बात करना है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक, या फिर आप इसे कहते हो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन में हम समझेंगे पहले तो, चले ठीक, पहले आप पढ़ लीजिए क्या है, या फिर आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको समझा रहे हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाएं कार्य कैसे करती। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ये एक लड़का है या फिर लड़की है, जो भी आप समझना चाहें, ठीक, जिसने एक हॉट ऑब्जेक्ट यानी एक गर्म चीज़ पे हाथ रखी है। ठीक, जिससे कुछ क्या हो रही है? एक सिग्नल जा रहा है। ठीक, सिग्नल होते हुए कहाँ पहुँचा? मांसपेशियों तक पहुँचा। मांसपेशियों से पहुँचते पहुँचते फिर कहाँ? ये पूरा माध्यम हो गया, ये यहाँ कहाँ पहुँचा? एक, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, पहले से मिटा दें फिर। ठीक, आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे 2 कलर की चीज़ें दिख रही होंगी। एक आपको रेड दिख रहा है, ठीक, एक सेकेंड, एक आपको रेड कलर दिख रहा है, एक आपको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, जो लंबी नसी थी। स्पाइनल कॉर्ड वाला क्या था? जो लंबी नसी थी, यानी मेरुरज्जु था। ठीक, अब आपने इस चीज़ को छुआ और ये कहाँ पहुँचा दिया? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच गया है। लेकिन क्या स्पाइनल कॉर्ड ये सोचेगा कि पहले हम इस बात को पहुँचाएँ? जैसे आप सपोज कीजिए, कहानी समझिए। ठीक, यहाँ है भैया एक, ये है पूरा एक राजमहल। ठीक, यहाँ बैठा है राजा। यहाँ कौन बैठा है? राजा। अब यहाँ है सेना, यहाँ है सेना। ठीक, मतलब सेनापति समझ लो। ठीक, यहाँ सेनापति है और सेनापति के पास एक सैनिक दौड़ते हुए खूब तेजी से आ रहा है कि सेनापति जी, दूसरे राज्य वाले हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहे हैं। ठीक, अब सेनापति दूर बैठा है और वह सोचे कि हम इस बात को पहले राजा के पास पहुंचाएंगे, हम बिल्कुल ईमानदार हैं। ठीक, हम पहले डुडू डुडू करते हुए कहाँ पहुंचेंगे? राजा के पास बात को पहुंचाएंगे, फिर राजा हमको आदेश देंगे,
फिर हम इस चीज़ को लेकर कहाँ पहुँचाएंगे, सेनापति के पास, और तब जाके हम आक्रमण करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? तब तक तो राजा को मार के यहाँ पे दूसरा कोई राजा बन चुका होगा। ठीक, तो यहाँ पे सेनापति जो काम करेगा, यानी सेनापति क्या करेगा, सेनापति राजा के पास ना पहुँचा कर ये बात खुद सेना को आदेश दे देगा, और उसके पास पावर भी है। ठीक, तो वो अब देगा कि जाके आप लड़ाई करो या युद्ध की तैयारी करो। ठीक, तो वैसे ही सेम यहाँ पर जो सेरिब्रम होता है, यानी आपका यहाँ पे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वह मस्तिष्क तक बात पहुँचाने को सही नहीं समझता। वह यहीं पे तुरंत प्रतिक्रिया यहीं से लौटा देता है उस चीज़ को कि नहीं भाई जाओ उस इंसान से कहो कि हाथ हटा ले, नहीं हाथ जल जाएगा। ठीक, और अगर यह चीज़ स्पाइनल के कॉर्ड के पास ना होती, जाती मस्तिष्क के पास, फिर मस्तिष्क के पास आती, तो शायद तब तक तो आपका हाथ जल चुका होता। ठीक, तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं। अभी हम आपको समझाएंगे कार्य कैसे कैसे करती हैं, लेकिन आपको इतनी बातें समझ में आ गई ना कि यह कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है। तो किसी ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट या किसी भी कोई आपको चीज़ चुभती है, वह कहाँ पहुँची, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँची। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ पहुँची, ये मांसपेशियाँ दिखाई गई आपको। इनका क्या इंपॉर्टेंस हम आपको समझाएंगे अभी। फिलहाल बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पे इस त्वचा से बात कहाँ पहुँची, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत क्या दिया, एक्शन किया। एक्शन करने पे आपने क्या प्रतिक्रिया दिया, आपने प्रतिक्रिया दिया, आपने वहाँ से हाथ हटा लिया। अब हम समझेंगे कि यह सभी चीज़ें कार्य कैसे की। ठीक, अगर आप इसे उदाहरण पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण लिखे भी हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाएं उत्तेजनाओं के जवाब में शरीर में एक अचानक अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक, कि आप ऐसा नहीं सोचते हो कि हम हाथ हटा लेंगे, ऐच्छिक क्रियाएं नहीं आएंगे। सडन जो आप रिप्लाई देते हो वो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं होती। अब वैन आ रही है, एकदम तेज़ी से आ रहा है कि 1 सेकंड में आपको उड़ा देगा, आप सोचोगे हटे ना हटे, थोड़ा सा हट जाएं क्या। ठीक, ऐसा सोचोगे फिर आम सत्य हो जाने वाला है। ठीक, ये कैसी क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं, जिसका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको क्या क्या होती हैं, हमने आपको पहले बता दिया कि छींकना, खांसना, पलके झपकाना, ये सब कैसे हो गई, अनैच्छिक क्रियाएं हो गई। ठीक, और ये कैसी होती हैं, अचानक से होती हैं। ठीक, सोची समझी साजिश नहीं होती सीरियलों की तरह। ठीक, अब हम आपको समझाएंगे यह कार्य कैसे करती हैं। तो एक गहरी सांस ले लीजिए। ठीक, आराम से बैठ जाइए। अब समझिए ध्यान से। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था, उद्दीपन। ठीक, उद्दीपन क्या था, उद्दीपन ये है हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने वहाँ बताया था सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उद्दीपन है, सूर्य क्या थे, उद्दीपन थे। अनुक्रिया हमने क्या किया था, हाथ हटा लिया था। इतना क्लियर है। ठीक, उद्दीपन क्या हो गया कि एक कांटा था या फिर एक आग का ज्वाला था। हम आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट देते हैं, ये आग का ज्वाला है, हमने इस पर हाथ रखा था। ठीक, उद्दीपन के बाद क्या हुआ, उद्दीपन के बाद ये ग्राही अंग, यानी जो आपने हाथ रखा होगा कुछ तो चीज़ रहा होगा ना। अब ग्राही अंग क्या है, ग्राही अंग यहाँ आपका त्वचा है। क्या है, त्वचा। यहाँ पे आपकी उंगली है, यहाँ ग्राही अंग क्या है, उंगली है, या त्वचा कह लीजिए क्योंकि त्वचा ही है। ठीक, तो पहले कहाँ गया, पहले कुछ उद्दीपन रहा होगा, फिर हमने उस पर ग्राही अंग यानी कुछ हाथ होत रखा होगा, त्वचा पे रखा होगा। तो जो सिग्नल है, हमने जैसे ही यहाँ पे उद्दीपन पे हाथ रखा होगा, वो सिग्नल, वो क्या गया होगा, सिग्नल कहाँ पहुँचा, सिग्नल पहुँचा त्वचा के पास, यानी ग्राही त्वचा के पास, जिसके पास पहले हाथ जला। तो उस त्वचा के पास से होकर कहाँ पहुँचा, मेरु रज्जु के पास। मेरु रज्जु क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। कहाँ पहुँचा, मेरु रज्जु के पास। मेरु रज्जु के पास जब पहुँचा तो वहाँ पे एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा, वहाँ पे मतलब मेरु रज्जु के पास, जैसे यहाँ पे आपको मांसपेशियाँ दिख रही हैं ना, फिर कहाँ पहुँचा ये पहुँचेगा पेशी कोशिकाओं के पास। क्या पहुँचेगा, पेशी कोशिकाओं के पास पहुँचा। ठीक, पेशी कोशिकाओं के बाद यह करेगा अनुक्रिया। क्या करेगा, अनुक्रिया। क्या किया, अनुक्रिया किया। अनुक्रिया में क्या किया, इसने हाथ को हटा लिया। अनुक्रिया में क्या किया, हाथ को हटा लिया। तो ये पूरा प्रोसेस होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक, अगर आप एक लाइन समझना चाहें तो पहले कुछ उद्दीपन रहा होगा, उद्दीपन पे आपने हाथ रखा होगा, जो त्वचा रखी होगी, वहाँ तक सिग्नल पहुँचा, वहाँ से सिग्नल होते हुए मेरुरज्जु तक पहुँचा। मेरुरज्जु के बाद उसने क्या किया, पेशी कोशिकाओं तक पहुँचाई, यानी मांसपेशियों तक पहुँचाई। वहाँ से फिर हमने क्या किया, अनुक्रिया किया। अनुक्रिया में क्या किया, हाथ को हटा लिया, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको हाथ हटा हुआ दिख रहा है ना। ठीक, ये आपका हाथ हटा लिया है। तो अब आपको इसमें वन लाइनर क्या क्वेश्चन बन सकता है,
उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमको वन लाइनर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमको दोनों लेके चलना है। यह वीडियो आपके लिए एक समझ लीजिए इंसुलिन हार्मोन की तरह एकदम बढ़िया आपके लिए काम करेगा। ठीक, दोनों जैसे टाइप के एग्जाम के लिए अच्छे हैं, यानी अच्छे साबित होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, वन लाइनर, हम इसकी बात कर रहे थे। तो जो यहाँ पेशी कोशिकाएं होती हैं, ठीक, यहाँ पे जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, हम इनको और किस अन्य नाम से जानते हैं, या इन पेशी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? तो इन पेशी कोशिकाओं को आपको ध्यान रखना है, आप इन्हें कार्यकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यकर। क्या कहेंगे? मांसपेशियां, कार्यकर, हाथ को हटा, जल्दी जाओ। ठीक, तो मांसपेशियों को आप क्या कहोगे? पेशी कोशिकाओं को कार्यकर कहोगे। क्या कहोगे? कार्यकर। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जो आपको एक एक टॉपिक या एक एक हेडिंग या एक एक वर्ड हमने आपको बहुत अच्छे से डीप में समझाया है। ठीक, और यहाँ पे जो राजा है वो कौन है? तो यहाँ का राजा स्पाइनल कॉर्ड ही है। ठीक, यहाँ का राजा ब्रेन नहीं, यहाँ का राजा कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है, यानी मेरु रज्जु है। तो इसके बाद आपको ये रहा, अगर आपको और भी चीज़ें थोड़ी बहुत जाननी हो, जैसे ठीक है, फिर भी हम आपके लिए यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं, आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उद्दीपन था, उद्दीपन के बाद कहाँ गया? ग्राही अंग के पास गया। ठीक, ग्राही अंग क्या था आपका? त्वचा था। यहाँ से जाने के बाद कहाँ पहुँचा? मेरु रज्जु के पास। मेरु रज्जु के पास, मेरु रज्जु क्या है? यहाँ का राजा है। ठीक, लेकिन राजा ब्रेन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। राजा यहाँ पे हम मेरु रज्जु को बनाए हैं, राजा था नहीं। राजा कौन था? ब्रेन था। जबरदस्ती हम मेरु रज्जु को बनाए हैं, क्योंकि नहीं लड़ाते तो फिर हम हार जाते। ठीक, तो मेरु रज्जु के बाद कहाँ गया? पेशी कोशिकाओं के पास गया। पेशी कोशिकाओं के पास गया। पेशी कोशिकाओं को हमने क्या कहा था? पेशी कोशिकाओं को हमने क्या कहा? कार्यकर कहा। ठीक, अब पेशी कोशिकाओं के बाद क्या हुआ? हमने हाथ को हटाया, और इसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। अनुक्रिया में हमने क्या किया? हाथ को हटा लिया। हाथ को हटा लिया। ठीक, तो ये पूरा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत डीप में भी है और थोड़ा सबको समझाने में दिक्कत होती है। ठीक, लेकिन आपके लिए बहुत आसान भाषा में हम ढूंढ कर लाए हैं। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि पेड़ पौधों में कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं, या पेड़ पौधों को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनकी गतिविधियाँ कैसी होती हैं। अब थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, इसके बाद हम एक दो टॉपिक्स और बचे हैं, उसको पढ़ लेंगे। तो अब जब भी आप पढ़ने बैठा कीजिए, या फिर जब भी वीडियो को स्टार्ट कीजिए, तो उसके पहले आप खाना वाना खा लिया कीजिए। ठीक, वरना भूखे रह जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि पौधों में नियंत्रण कैसे होते हैं, या कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो पौधों को नियंत्रित करते हैं। ठीक, पहला है आपका ऑक्सिन। ठीक, अगर ऑक्सिन क्या होता है कि जो पौधों में जो ऊतक होते हैं, ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बने होते हैं। तो ऊतकों में जो वृद्धि करता है वो ऑक्सिन हार्मोन करता है। ये आपके सब वन लाइनर क्वेश्चन हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। ये सब कैसे क्वेश्चन हैं? वन लाइनर है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। ठीक, तो आपको बस एक दो बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है, सुन लेना है। अगर आप बस लिखना नहीं चाह रहे हैं तो बस ईयरफोन लगा के इसको सुनते रहिए, तब पर भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन करता है ऊतकों की वृद्धि। अब आपको याद करना है, यहाँ पे अ है। ठीक, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको अ ही दिखेगा, मतलब ऊ है, मान लीजिए अ ही है। तो ऑक्सिन क्या करेगा? ऊतकों की वृद्धि किया, अ से ऊतक। ठीक, इसके बाद क्या है? साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका को विभाजित करता है। ठीक है, क्या करेगा? कोशिका को विभाजित करेगा। ठीक, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, यानी कोशिका को बढ़ाता है। ठीक, इसमें अगर आपको याद करना तो आप कैसे याद करेंगे? आपको यहाँ उल्टा कर देना है। ठीक, काट, साइटोकाइनिन या फिर साइटोकाइनिन है ये। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है? कट। और कट मतलब क्या होता है? विभाजन, यानी बंटना। जब किसी चीज़ को काटोगे तो दो भाग में बटेगा ना। तो आपको बस इसमें ऑप्शन को चूज़ करना है कि आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, तो बस उसके ट्रिक है। तो यहाँ पे ऑक्सिन है तो आप कहोगे ऊतकों की वृद्धि करेगा। साइटोकाइनिन है तो साइटोकाइनिन है तो कट करेगा, यानी कोशिका को विभाजन करने में क्षमता करेगा। इसके बाद है आपका गिबरेलिंस क्या करता है? तनों के विकास में वृद्धि करता है। किसके विकास में करेगा? तनों के विकास में वृद्धि करेगा। ठीक, अब अगर आपको इसको ख्याल याद रखना है तो आपने गब्बर का नाम सुना होगा। और गब्बर क्या करता है? गब्बर चाहता है कि उसका जो पूरा खौफ है वो फैल जाए। ठीक, तो पेड़ पौधों में क्या फैलते हैं? तनी,
पेड़ पौधे में क्या फैला रहता है, तना ना। तो ये भी क्या है, तनों के विकास में वृद्धि करना चाहता है। जैसे गब्बर वहाँ अपने भय को बढ़ाना चाहता है, वैसे यहाँ पे तनों के, पेड़ पौधों में तनों का विकास कौन करेगा, गिबरेलिंस करेगा। इसके बाद है और कौन कौन से, ये तो आपके तीन हार्मोन हो गए हैं। ठीक, इसके बाद है आपका कि इनके सबके कारण होता क्या क्या है। ठीक, इसके बाद है आपका एक सेकेंड। ठीक, बीजों के अंकुरण को शुरू करता है, फूल आने, कोशिका विभाजन और अंकुरण के बाद बीज के विकास को बढ़ावा देता है। मतलब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, बीज के अंकुरण की शुरुआत करेगा, फलों को पकाने में करेगा, फूल आने के लिए मदद करेगा, कोशिका विभाजन मदद करता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसका आपको ध्यान रखना ये सब बातें। एब्सिक एसिड या फिर आप इसे ABA भी कहते हो, ABA। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ABA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे एब्सिक एसिड। क्या कहेंगे, एब्सिक एसिड, ABA। ठीक, अब ये है भैया उल्टा काम करेगा। ठीक, यह विकास को ही रोक देता है। क्या कहेगा, अब नहीं बढ़ना है तुमको, अब AB है ना, क्या कहेगा, अब नहीं बढ़ना है चाचा जी तुमको, अब बस हो गया, जितना बढ़ना था बढ़ लिए। और पत्तियों के मुरझाने का कारण बनता है। ठीक, तो अब ना ही विकास होगा और ना ही पत्तियाँ बढ़ेंगी, यानी पत्तियाँ क्या होंगी, मुरझा जाएंगी। तो कौन करेगा, एब्सिक एसिड यानी ABA। ठीक, इसका भी हम आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे और आप खुद से सोचिएगा क्या आप, अगर ऑप्शन मिल जाए आपको तो आप उसे टिक कर सकते हो या नहीं। ये मेरी गारंटी है कि आप क्लिक कर लोगे वैसे। ठीक, इसके बाद है आपका नेक्स्ट है एथिलीन। यह एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक, क्या करेगा, फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक, एथिलीन या आप इसे कहते हो पॉलीथीन, और पॉलीथीन में आप क्या करते हो, फल को रखते हो या फल को लेकर आते हो बाजार से। ठीक, तो फलों को पकाने काम कौन करता है, एथिलीन। क्या करेगा, एथिलीन। ठीक, अब एक बार फिर से आपको हम पूछते चलते हैं और आप खुद से ऑब्जर्व करिए कि क्या आप सॉल्व कर पाएंगे ये क्वेश्चन या नहीं, ट्रिक के माध्यम से। चलें स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीन से यानी ऊतक की वृद्धि करेगा। साइटोकाइनिन, साइटो कट करेगा, मतलब क्या करेगा, कोशिका को विभाजन करने में मदद करेगा। इसके बाद है गिबरेलिंस में क्या आएगा, जैसे गब्बर ने अपना विकास किया था, अपने भय को आगे बढ़ाना चाह रहा था, वैसे ही तनों के विकास, पेड़ पौधे में क्या बढ़ेंगे, तने का विकास होगा। तने फैले रहते हैं ना, तो इनका विकास होगा। फिर इसके बाद है एब्सिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ABA कहते हैं। तो अब AB से क्या हो जाएगा, अब ना ही विकास होगा तुम्हारा और ना ही पत्तियां हरी भरी रहेंगी। अब तुम्हारा विकास भी रुक गया और पत्तियां भी क्या गई, मुरझा गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका एथिलीन से कैसे याद रखोगे आप, एथिलीन मतलब कि यह पॉलीथीन में, अब पॉलीथीन में क्या ला रहे हो आप, फलों को ला रहे हो। ठीक, तो फलों को पकाने का कारण कौन बनता है, तो वो एथिलीन बनता है। इसके बाद है आपका गुरुत्वानुवर्तन। ठीक, गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, लेकिन अब गुरुत्वानुवर्तन किस बला का नाम है वो आप यहाँ समझोगे। ठीक, तो इतना समझिए कि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चीज़ें पृथ्वी की ओर झुकती हैं, ठीक, और कुछ चीज़ें होंगी जो ऊपर की तरफ गति करेंगी। तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में पौधों के भागों की गति को गुरुत्वाकर्षण के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब अगर ये गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि कर रहा है, ठीक, अब आप इसमें देख के बताइए कि कौन सा ऐसा चीज़ है या कौन सा ऐसा टर्म है, फिगर देख के बताना है कि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्व की ओर जा रही हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर तरफ खींचे जा रही हैं। तो आपको दिखेगा कि जो ये जड़ है, ये जड़ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और नीचे की तरफ कौन सा बल लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। नीचे की तरफ कौन बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण। तो यानी हम इसे कहेंगे कि भाई हम तो गुरुत्वानुवर्तन पढ़ रहे हैं, तब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो नीचे की तरफ जा रहा है, तब तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, इसे हम पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा था वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ नीचे जा रहा है। लेकिन एक है जो मेरे अपोजिट चल रहा है, अपने आप को बहुत महान समझ रहा है। ठीक, ये क्या है, इसे हम कहेंगे निगेटिव, कि तुम कैसे हो गए, नकारात्मक हो तुम, नकारा हो तुम, नालायक हो तुम। ठीक, कि हम तुमको जब बोले इधर जाने को, तुम उधर ऊपर क्यों गए, तो ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी नकारात्मक हो जाता है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण की ओर यानी नीचे की तरफ जो मूव करेगा वो गुरुत्वाकर्षण सकारात्मक होगा,
और ऊपर की जो तरफ मूव करेगा वो नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण होगा। ठीक, और इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो जड़ होगा वह गुरुत्वाकर्षण की ओर ही बढ़ता है, यानी नीचे की तरफ ही जाएगा। और जो अंकुरण होता है, यानी जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, वह हमेशा कैसे मूव करेंगे? ऊपर की ओर। ठीक, कॉन्सेप्ट एकदम सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जो पृथ्वी के नीचे की ओर जाएगा, और जड़ कहाँ जाएगा? आप गमले को किसी भी साइड में रख दीजिए, जड़ हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ हमेशा कहाँ रहता है? अंधेरे में रहता है। और पेड़ पौधों को क्या चाहिए? पत्तियों को क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हमेशा सूर्य का प्रकाश का जमीन के अंदर मिलेगा इनको? बिल्कुल नहीं। कहाँ मिलेगा? ऊपर की तरफ। तो जड़ें हमेशा नीचे की ओर, इसीलिए सकारात्मक हैं। और तने क्या हो गई? हमेशा ऊपर की ओर, इसीलिए क्या होती है? नकारात्मक होती हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है आपका प्रकाशानुवर्तन। अब जैसे हमने गुरुत्वानुवर्तन को समझा, वैसे ही प्रकाशानुवर्तन को समझेंगे। अब अगर हमने कहा, जैसे उसमें गुरुत्वाकर्षण था, अब इसमें कह रहा है प्रकाशानुवर्तन। कहने का मतलब है कि प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधों के अंगों की गति। ठीक, जैसे आपने उसका पेड़ देखा होगा, सूरजमुखी का। ठीक, सपोज कर लीजिए कुछ देर के लिए कि ये सूर्यमुखी का फूल है। किसका फूल है? सूर्यमुखी का फूल है। ठीक, ये पेड़ हो गया। अब सूर्य भगवान इधर निकले तो सूर्यमुखी का फूल इधर था। अब शाम में हो गया, सूर्य भगवान इधर डूबने वाले हैं हल्के हल्के। ठीक, अब लेकिन इसका मुख किधर घूम जाएगा? इसका मुख इधर की ओर घूम जाएगा। तो ये होता है प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश के सामने या प्रकाश के अकॉर्डिंग, प्रकाश को देखकर जो अपनी अंगों की गति को मूव कर लेता है, बढ़ा लेता है, फिर बढ़ा नहीं लेता, मतलब घुमा लेता है उसकी तरफ, उसकी ओर गति करता है, उसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो अगर यह प्रकाश की ओर जाएगा तो इसे हम सकारात्मक लेंगे, यानी पॉजिटिव में लेंगे। अगर यह प्रकाश से दूर जाएगा तो कैसा लेंगे? नेगेटिव। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अगर प्रकाश की ओर जाएगा तो सकारात्मक लेंगे, प्रकाश से दूर जाएगा तो नकारात्मक लेंगे। और तने हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और जड़ें हमेशा प्रकाश से दूर जाती हैं। जैसे उसमें था, उसमें हमने किसको निगेटिव कहा था? उसमें हमने निगेटिव किसको कहा था? ठीक, यही है कि कहीं आप किसी के लिए सही और कहीं आप किसी उसी इंसान के लिए गलत। तो अभी यही चीज़ था, जो जड़ था यहाँ पे पॉजिटिव था। ठीक, और यही चीज़ देखिए, अब यहाँ पे जड़ क्या हो गया? अब यहाँ पे जो जड़ हो गया, क्या हो गया? वो निगेटिव में चला गया। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश से दूर भाग रहा है पागल। तो प्रकाश से दूर जाएगा तो हम इसको नेगेटिव कर दिए, और तना जो है प्रकाश की ओर जा रहा था तो पॉजिटिव कर दिए। और यहाँ पे देखो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ने नीचे की तरफ जड़ जा रहा था तो पॉजिटिव कर दीजिए, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा था, उल्टा जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, तो क्या कर दिए? नेगेटिव कर दी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो जैसे प्रकाशानुवर्तन आ गया तो प्रकाश की ओर जो जाएगा वो सकारात्मक होगा, और जो प्रकाश से दूर जाएगा वो नकारात्मक जाएगा। सिंपल बुद्धि वाला इंसान भी लिख सकता है इसके बारे में। तो आप जानते हो जड़ हमेशा कहाँ रहता है? धरती के अंदर रहता है, अंधेरे में रहता है, तो इसलिए वो नकारात्मक में जाएगा। और तने हमेशा प्रकाश की ओर रहेंगे तो वो सकारात्मक में जाएंगे। ठीक, अब बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो तंत्रिका तंत्र के कारण होती हैं, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होती हैं। ठीक, अब यह होती क्यों हैं, पहले हम उनको समझते हैं, किनके किनके कारण होती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कारणों के नाम लिखे दिख रहे होंगे, जैसे कुछ तो वायरस के कारण हो गई, यहाँ पे वायरस होना चाहिए था, कुछ जीवाणु के कारण हो गई, कुछ फंजाई यानी कवक के कारण हो गई, और कुछ परजीवी संक्रमण के कारण होने वाले रोग हैं। यहाँ पे उनके कुछ रोगों के नाम लिखे गए हैं, जैसे अल्जाइमर रोग हो गया, डिमेंशिया हो गया, मिर्गियाना आप नॉर्मल गांव में सुनते हो गए। ठीक, सर्वैक्सकुलर बीमारी हो गया जैसे माइग्रेन। ठीक, अक्सर इसमें क्या करता है? सर दर्द करता है बहुत सालों तक, और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है माइग्रेन में, दवाइयाँ भी बहुत सालों तक चलती हैं इसकी। स्ट्रोक आना और अन्य सर दर्द शामिल होते हैं। तो अगर तंत्रिका तंत्र है ना, तो इसमें दो चीज़ों की ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो आपके मस्तिष्क को बैलेंस करने में, ठीक, मस्तिष्क का ज़्यादा दिक्कत होता है। एक तो आपके शरीर की बैलेंसिंग पावर खत्म होती है। ठीक, आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ कब क्या करनी है, आपको इसका ज्ञान नहीं रहता है। तो ये बीमारियाँ ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आपको अगर आपको ऐसी कुछ बीमारियां हैं तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक, और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जंतुओं में हार्मोन्स, उनमें क्या क्या काम करते हैं। अभी हम इसको डीप में भी पढ़ेंगे, और इसका एक अलग से भी वीडियो हम डालेंगे। ठीक, क्योंकि ये चैप्टर में है, तो इसीलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन
घबराइएगा मत, इसका एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फुल वीडियो रहेगा। ठीक, अब हार्मोन क्यों ज़रूरी हैं हमारे जंतुओं में? ठीक, तो उनका विकास करने के लिए, उचित समय में परिपक्वता करने के लिए, ठीक, उनका विकास करने के लिए, और प्रजनन का सही समय क्या होता है, इन सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए जंतुओं में हार्मोन्स होते हैं जो सही वक्त आने पर हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। ऐसे ही कुछ हार्मोन्स हम देखेंगे, जैसे हमारे हैं अंतःस्रावी प्रणालियाँ, या फिर आप इसे इंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, अब हम आपको अगर हमें एक एक अगर आपको फिगर्स देख के लग रहा होगा तो आपको यहाँ कुछ जितने भी नाम हैं ये सब अंतःस्रावी प्रणाली हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं। ठीक, हम आपको यहाँ पे 2 चीज़ बताएंगे। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये स्थित कहाँ होता है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर में अक्सर यही पूछता है कि ये ग्रंथि है तो यह कहाँ स्थित होगी। ठीक, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा और समझिए। ठीक, तो पहला है आपका पीनियल ग्लैंड। क्या है? पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड में यह होता कहाँ है, तो आपको दिख रहा होगा मस्तिष्क में। कहाँ है? मस्तिष्क में, यहाँ पे। ठीक, कहाँ पे है स्थित? मस्तिष्क में, यानी ब्रेन में स्थित है। ठीक, इसके बाद आपको दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक, कहाँ है? मस्तिष्क में है। इसके बाद अगर आप याद करना, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएं आपको, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हाइपो का आप वर्ड याद कर लीजिए, हाइपर। और हाइपर आप कब होते हो? ये हाइपर आप कैसे होते हो? अंदर से होते हो कि बाहर से? दिखाने के लिए तो आप गुस्सा होते हो ना। हाइपर का मतलब किसी चीज़ पे गुस्सा दिलाना, चिढ़ जाना। तो ये आपको क्या होती है, कैसी होती हैं? ये अंदर की क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि अंदर की क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है, गुस्सा, खुशी, दुख, तकलीफ, दर्द, तो इन सबको जो नियंत्रित करता है वो कैसा हो गया? हमारा हाइपोथैलेमस। इतनी बातें क्लियर हुई। हमने पहले आपको बताया पीनियल ग्लैंड, या आप, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ स्थित होता है? तो ब्रेन में स्थित होता है। दूसरा हमने आपको बताया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होता है। दूसरा ट्रिक है आपका कि क्या बोलेंगे आप? हाइपर। क्या बोलना है आपको? हाइपर। हाइपर कहाँ से होते हैं आप? अंदर की ओर। अंदर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? गुस्सा होना, खुशी होना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसको नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस होता है। इसके बाद है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, इसको आप कहते हो पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हो? पीयूष ग्रंथि। ठीक, पीयूष ग्रंथि। एक सेकेंड। ठीक, इसको हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। ठीक, पीयूष ग्रंथि क्या होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो है पीयूष ग्रंथि। ठीक, ये आपका कहाँ स्थित होता है? तो ब्रेन में स्थित होता है। इसके बाद यह किस आकार का होता है? तो मटर के दाने का आकार का होता है। कैसा होगा? मटर के दाने का आकार होता है। इसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें यह चीज़ है कि इसे हम कहते क्या हैं? तो इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्या सबको पढ़ाता है? ठीक, हाँ, तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप जिस टीचर से पढ़ रहे होंगे तो क्या करता है, वो आपको कंट्रोल में रखता है ना, कि देखो हंसना नहीं, बोलना नहीं, ध्यान से पढ़ो, समझो। ठीक, जैसे अभी हम हैं, तो हम आपको क्या कर रहे हैं? कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कम से कम 1-2 घंटे बैठ के पढ़ लीजिए, अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके। ठीक, तो मास्टर क्यों है? क्योंकि यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, किसको नियंत्रित करेगा? मस्तिष्क को नियंत्रित करेगा। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको नियंत्रित करेगा। कौन करेगा? पीयूष ग्रंथि, आप जिसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक, इसके बाद है आपका थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? पहली बात तो क्या याद करना है आपको? थायराइड ग्रंथि स्थित कहाँ होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है यह स्थित होती है गले में। देखो आपको दिख रहा होगा ये जो भाग है, एक सेकेंड। ठीक, ये जो भाग है ये क्या है? थायराइड ग्रंथि। किस आकार की है? एच आकार की होती है। अब इसका काम क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि का काम होता है, आप इसे एक और नाम से बुला सकते हैं, अवटु ग्रंथि। ठीक, किस नाम से बुला सकते हैं? अवटु ग्रंथि। ठीक, क्या बुलाएंगे? अवटु ग्रंथि। कहाँ स्थित होता है? तो कंठ में स्थित होता है। एक सेकेंड, इसको डार्क कर लें। ठीक, कहाँ स्थित होता है? तो कंठ में स्थित होता है। किस आकार का होता है? एच आकार का होता है। किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। यहाँ पे आपको भले येलो कलर का दिख रहा है, लेकिन तो होता किस कलर का होता है? गुलाबी रंग का होता है। और इसे हम मतलब इसे क्या, इनसे एक हार्मोन निकलता है
जिसे आप थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हो। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसे शॉर्टकट में आप T4 भी कहते हो। इनका काम क्या होता है? इनका काम या फिर इनकी कमी कह लीजिए, ठीक। इनकी कमी में क्या होता है कि बच्चों में जो होता है वो, इनकी कमी से जब होता है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका विकास रुक जाता है। उनका क्या होगा? विकास रुक जाता है, और उनकी जो स्किन होती है यानी चमड़ी जो होती है, जो त्वचा होती है, वो क्या होती है? मोटी हो जाती है, ठीक। इनका गला मोटा हो जाता है, इनका विकास रुक जाता है, और जो जननांग होते हैं यानी जनन करने वाले जो अंग होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी क्या होते हैं? अविकसित हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद है कुछ लोग, आपने ध्यान दिया होगा, तो अब ये कॉमन भी है कि कुछ लोग का ये जो गला वाला पार्ट होता है ये पूरा फूल जाता है। ये क्या होगा? पूरा फूल जाता है। तो इसी को आप क्या कहते हो? घेंघा रोग। क्या कहते हो? घेंघा रोग, ठीक। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसे अवटु भी कहते हैं। कहाँ स्थित होता है? कंठ में स्थित होता है। किस आकार का होता है? यच। किस रंग का होता है? गुलाबी। इनसे एक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, और जिसे आप शॉर्टकट में T4 कहते हो। इनकी कमी से बच्चों में जो होता है विकास रुक जाता है, उनकी जो त्वचा होती है मोटी हो जाती है, गला मोटा हो जाता है उनका, और जननांग जो होते हैं वह अविकसित होते हैं। और महिलाओं में या फिर जो बड़े लोग होते हैं उनमें ये क्या होता है? जो थायराइड होता है यही फूल जाता है और फूल के लटक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकेंगी। अब हम बात करेंगे एड्रीनल ग्रंथि की। एड्रीनल ग्रंथि क्या होता है? अगर हम एड्रीनल ग्रंथि की बात करते हैं तो एड्रीनल ग्रंथि को आप हिंदी में कहते हो अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहेंगे? अधिवृक्क ग्रंथि। यह स्थित कहाँ होता है? यह स्थित होता है किडनी के पास में, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। कहाँ स्थित है? किडनी के पास में स्थित होता है। अब और इसका काम क्या हो सकता है? आपने जब देखा होगा, ये क्या है? ये है आपका टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना बनी होती है। कैसी नुमा? टोपी नुमा संरचना बनी होती है, जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड या फिर अधिवृक्क ग्रंथि, जो टेस्टिस को सुरक्षा देने में भी कार्य करता है, और जो यहाँ से जो शुक्राणु नलिका निकलती है उसको जोड़ने का भी कार्य करती है। तो ये हो गया हमारा एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हम बात किए, आपका टेस्टिस हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको अगर फिगर में दिख रहा होगा तो दिखेगा, ठीक। ये हो गया हमारा टेस्टिस। इसके ऊपर देखो क्या लगा है? एक अधिवृक्क ग्रंथि लगी है, और यहाँ से कहाँ हो जा रही है? पराग नलिका से जुड़ जा रही है। इसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, जो किडनी के पास ही होती है। इसके बाद है हमारा थाइमस ग्रंथि, ठीक। थाइमस ग्रंथि कहाँ गया? थाइमस ग्रंथि, ठीक है। चले पहले हम देख लेते हैं पैराथायराइड क्या होता है, फिर हम आपको थाइमस पढ़ा देंगे। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है? यह गले में ही होती है, आपको जैसा दिख रहा होगा फिगर में, ठीक। थायराइड के बगल में ही क्या होती हैं? पैराथायराइड होती हैं, ठीक। और यह किससे लगी हुई होती हैं? यह लगी होती हैं थायराइड ग्रंथि से। किससे लगी होती हैं? थायराइड ग्रंथि से, ग्रंथि से लगी होती हैं। किस आकार की होती हैं? तो अंडाकार होती हैं। इतना नॉलेज आपके लिए इनफ है फॉर यूपी बोर्ड, मतलब क्लास 10th के लिए आपको इतनी चीज़ें मस्ट हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे नहीं दिया है फिर भी हम एक ग्रंथि के बारे में आपको बता दे रहे हैं, ठीक। 1 सेकेंड, एक पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है आपको थाइमस ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि के बारे में, इस, ठीक। इसमें क्या होता है? ये कहाँ होता है? पहली बात तो यह होता है हृदय के पास में। किस आकार का होता है? चपटी के आकार का होता है। और किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का। अब आपको बताना है कि हमने एक और चीज़ बताई है जो गुलाबी रंग की थी, थायराइड थी वो, ठीक। तो ये पूरा चैप्टर आपका जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने बहुत अच्छे से एक एक करके सब कुछ खत्म कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक
और शेयर कर दीजिएगा। लेकिन उसके पहले मतलब वो तो कर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं उसको थोड़ी देर में ही उसको हम कवर कर सकें। ठीक, पूरा चैप्टर थोड़ी टाइम पे ही 5 मिनट लगेगा और ठीक उसमें आपको कवर करके बताएंगे। तो इसमें हमने आपको कुछ बातें बताई थी। जैसे हमने बताया कि पहले ने बताया था कि गति क्या होती हैं। ठीक, गति में हमने आपको बताया कि सभी गतियाँ वृद्धि नहीं होती हैं। ठीक, वृद्धि नहीं होती हैं। और हमने कुछ गतियों के बारे में बताया, जैसे ऐच्छिक, अनैच्छिक, और क्या बताया, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक, ऐच्छिक क्या थी, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। अनैच्छिक क्या थी, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। प्रतिवर्ती क्या थी, किसी चीज़ के प्रति अचानक से जो रिएक्शन देते हैं हमसे, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद हमने देखा तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक, तंत्रिका तंत्र का जो इकाई था या संरचनात्मक इकाई थी वो क्या थी, न्यूरॉन था। ठीक, न्यूरॉन की संरचना को हमने देखा। 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैपिंग होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। क्या क्या था, एक आपका द्रुमिका था जो यहाँ से निकला था, बीच में क्या था, कोशिकाएं था। इसके बाद क्या था, एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष था। और इसके बाद क्या था, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा था। तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके 2 भाग थे, एक आपका ब्रेन था, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड था। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड था। फिर आपका ब्रेन में 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और इसके बाद था आपका हिंड ब्रेन। ठीक, इसमें हम आपको सेरिब्रम के बारे में बताया। सेरिब्रम में हमने आपको क्या बताया था, सेरिब्रम में बताया आपको बॉम्ब कहाँ रखा गया है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो याददाश्त की वाली जो बातें होती है सेरिब्रम होता है। और एक बताया था आपको बेलन, बेलन से क्या रखना है आपको, जब मम्मी आपको मारने के लिए बेलन उठाती है, क्यों, क्योंकि वो आपको नियंत्रित करना चाहती हैं, आपकी गतिविधियों को आपको संतुलित करना चाहती हैं। ठीक, इसका स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपरी सिरा होता है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। इसका पीनस क्या होता है, तो इस मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जितनी भी रेशेनुमा संरचनाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल सिस्टम कहते हैं। इसका हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में आपको क्या क्या बताया कि एक उद्दीपन होता है, फिर आपको उस पर ग्राही अंग होंगे, फिर ग्राही अंग के बाद आपने उस पर मेरुरज्जु आया, राजा कौन बना था, मेरुरज्जु बना। मेरुरज्जु के बाद पेशी कोशिकाएं आई, पेशी कोशिकाओं को हमने क्या कहा, कार्यकर कहा। उसके बाद हमने क्या किया, उस पर अनुक्रिया किया। ठीक, ऐसे से करके हमने उसके बाद हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों को अवयव भी पढ़ा। तो ये जल्दी जल्दी करके आपको ये लास्ट में होगा, बाकी तो आपको हर एक चीज़ समझाई गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मतलब ध्यान से इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।